Hello students, hi, this is Karan Singh. Welcome back to the class of mathematics. As we are we have completed the chapter number, the exercise 6.1 of chapter number 6, and we are continuing with the chapter. We'll move on. Before moving to the next exercise, let's go to the theoretical parts and the nomenclature which we are going to be using in the next exercise. Okay, so here we are going to study about few things which you might have studied in the earlier classes, like the name of the different kind of angles and their properties, okay, and even the sum of the angles also. So we are first of all, the first thing is we are going to study about parallel lines and transversal. Okay, what is called a transversal line, what is called a parallel line? Let's see. Suppose I will make a diagram and show it to you. Okay, then we will see that what is in the textbook. I'm always nowadays I'm trying to explain by taking the help of the textbook only, because many of the students were having a concern that, sir, from where to refer, what to refer. See, if you are referring your textbook, you don't need anything to refer for the theoretical part, even for the questions also. As the NCERT's pattern is, NCERT follows basically the questions, okay, from the textbook only during the exam time. So you need to be focusing on the textbook first. So if you're talking about these lines, if suppose parallel line, we call any line a parallel line. If I draw this line where they are equidistant on all the points, means हर पॉइंट पे वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इस तरह के लाइन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन. वी कॉल इट पैरेलल लाइन. ठीक है. अब ट्रांसवर्सल क्या होता है? इफ़ यू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू लाइन्स, अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्टिंग टू हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज अ ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो ये वाले फिगर में कि एक दो लाइन्स हैं हॉरिजॉन्टल एम एंड एन, और एक लाइन है एल, दैट इज ट्रांसवर्सल. तो जब भी ऐसा कोई केस होता है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है वर्टिकली, वर्टिकल कर रही है ना, ये वर्टिकल है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है. तो जब भी ऐसा होता है कि एक दो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल. ओके, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल. तो ट्रांसवर्सल लाइन कुछ एंगल्स बनाती है और उन एंगल्स का कुछ नाम और प्रॉपर्टी होता है. फॉर एग्जांपल, आप देख पा रहे हो नंबर दिया गया है. मैं हमेशा कहता हूँ नंबर दे के सॉल्व करने में थोड़ा अच्छा रहता है. 1 2 3 4 देन 5 देन 6. ओके, चलो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में लिखता हूँ मैं, ताकि आपको भी थोड़ा समझ में आए. ओके, इसको मैं कलर दे देता हूँ अलग अलग. 1 देन 2 देन 3 then let's say 4. okay, then okay, ये हमारा एक एंगल हो गया. then 5. okay, ठीक है. then this one, then this one, then we are having this one. okay, तभी इन एंगल्स का अलग अलग नाम है और अलग अलग प्रॉपर्टी है. तो जो ये वाला एंगल है, एज यू सी दिस एंगल, थोड़ा एक अलग कलर में मैं बताता हूँ. ये एंगल और ये एंगल है, मतलब एंगल 1 और एंगल 6 इक्वल होगा. एंगल 1 और एंगल 6 इक्वल होगा. एंगल 5 और एंगल 2 इक्वल होंगे. डायग्राम में देख लो, एंगल 5 और एंगल 2 इक्वल होगा, एंगल 1 और एंगल 6 इक्वल होगा. इन एंगल्स को हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. रीज़न क्या है इक्वल होने का? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल. द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सॉरी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं. मैं थोड़ा वो आप गलत, मतलब मैं प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया. दे आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. ओके, ये अल्टरनेटली एक्सटीरियर हैं एक दूसरे से. ओके, जो ये एंगल्स हैं इनको हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहते हैं. ओके, फाइन, अंडरस्टूड. तो जो ये एंगल है ये एक दूसरे से इक्वल होंगे. ऐसा हो सकता है कि नहीं, हम चेक करते हैं. चलो
अगर मैं कहता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, कैसे नाम पड़ेगा? ठीक है, चलो देखते हैं किस तरह से ये नाम पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर, अभी मैंने आपको कहा इंटीरियर एक्सटीरियर, तो सुनने में कन्फ्यूजन होता है, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा इंटीरियर कौन सा एक्सटीरियर है? तो ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, दो होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। ये जो है अंदर की तरफ, ये कौन सा एंगल है? एंगल 4 एंड एंगल 6। एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 6। देन एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5। कौन सा एंगल 3 और एंगल 5? ये क्या है? अंदर की तरफ है और अल्टरनेट है, क्रॉस में है, देखो Z फॉर्मेशन हो रहा है, Z फॉर्मेशन हो रहा है। तो Z फॉर्मेशन में अंदर की तरफ जो एंगल फॉर्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और वो एंगल्स इक्वल भी होते हैं। ओके, वो एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, फिर से एक बार ध्यान से क्लियर करना है, डाउट माइंड में रखना नहीं है। एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल होंगे, एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल होंगे। रीज़न क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, Z फॉर्मेशन, देखो एक इस साइड एक इस साइड, मतलब इस साइड का इस तरह का कोई फॉर्मेशन होगा, ये है और ये है, इसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अब आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर पे। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है, कौन सा एंगल को हम कह सकते हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, विच एंगल कैन बी टर्म्ड एज अल्टरनेट एक्सटीरियर? अब सोच के देखो, एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बाहर वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, तो अल्टरनेटली एक्सटीरियर कौन से एंगल्स होंगे? एंगल 8 और एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 2, एंगल 1 और कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके नोटबुक में आपको लिखना है बेटा, हाँ? ये मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, आपको क्या लिखना है? अल्टरनेट एक्सटीरियर, हेडिंग क्या डालना है? अल्टरनेट एक्सटीरियर। कौन से एंगल होंगे? एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 7। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर, देखो बाहर की तरफ है, अल्टरनेट है और बाहर की तरफ है, ये और ये। ठीक है, Z फॉर्मेशन हो रहा है, देखो Z की बाहर की तरफ है, ये Z है और Z के बाहर की तरफ है, और वो इंटीरियर में Z के अंदर में था। ठीक है, तो दो एंगल्स हमने देखे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हेडिंग डालेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो भी इक्वल होते हैं। तो कौन कौन से एंगल्स करस्पॉन्डिंग होते हैं? जब एक अंदर हो और एक बाहर हो, एक अंदर एक बाहर। तो जब भी दो लाइंस है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इस पेयर को हम क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। दे आर नोन एज करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स, और वो भी क्या होती है? इक्वल। तो कौन कौन से एंगल है फटाफट देख लेते हैं। एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 1। और अगर उसी तरह से देखो तो एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 8, ये भी करस्पॉन्डिंग होगा, 4 और 8, एक अंदर और एक बाहर, सेम साइड में होना चाहिए। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। तो ये क्या हो गए? ये कौन से एंगल हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस एंगल्स को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमने 3 एंगल देखे, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ओके, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब हम देखते हैं वर्टिकल अपोजिट। आप लोगों को वर्टिकल अपोजिट पता है, कौन कौन से होंगे? एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, ये वर्टिकल अपोजिट है। एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4, ये जो वर्टिकली होते हैं एक दूसरे से, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हमने थियरम भी पढ़ा है। तो ऑलवेज द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो कौन कौन से एंगल्स हैं वर्टिकल अपोजिट? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। तो ये भी लिख देना आपको, हेडिंग क्या डालनी है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब बेटा देखो, एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ तुम लोगों को। अभी हमने ये किसका लिखा? मैंने ये जो लिखा मैंने, ये लिखा मैंने किसका? अल्टरनेट एंगल्स का और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। अब मैं अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ साइड में इसी लेटर्स के ऊपर लिखता हूँ। अल्टरनेट में मैंने क्या लिखा था? 4 इक्वल्स टू 6, क्या लिखा था? एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, और एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3। ओके, क्लियर, राइट? अब देखो, ये एक्सटीरियर में क्या लिखा था मैंने? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7,
एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8, ये एक्सटीरियर में लिखा था। अब देखो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कैसे? अब देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, मैं हाईलाइट करता हूँ। 6 और 2 इक्वल है और 4 और 6 इक्वल है। जो बोलना चाहता हूँ वो सुनना। 6 एंड 2 इक्वल है एंड 4 और 6 इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? 4 और 2 भी इक्वल होगा, राइट? क्योंकि 2 जो है 6 के इक्वल है और 4 भी 6 के इक्वल है, मतलब सेम चीज़ के इक्वल है दोनों, मतलब 4 और 2 भी इक्वल होगा। चेक करो डायग्राम में, 4 और 2 इक्वल होंगे, है ना इक्वल? क्यों इक्वल होंगे? रीज़न क्या है इक्वल होने का? वर्टिकल अपोजिट एंगल। मतलब अगर एक प्रॉपर्टी जस्टिफाई करती है तो दूसरा प्रॉपर्टी अपने आप प्रूव हो जाएगा। समझ गए? देखो हमको ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या पता, दोनों इक्वल ही होंगे, और हाँ इक्वल होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल होंगे। चलो एक और देखते हैं। 5 इक्वल्स टू 1 है, 5 इक्वल्स टू 3 है, तो इसका मतलब 3 और 1 भी इक्वल होंगे। देख लो 3 और 1, 3 और 1 इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। समझ गए? तो इस तरह से प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। ओके, तो इस तरह से आपको नोटबुक में इन सब के नाम लिख देने हैं। ऑलरेडी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, करस्पॉन्डिंग कौन से हैं, अल्टरनेट कौन से हैं, एक्सटीरियर, इंटीरियर। ओके, ठीक है। और ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में लीनियर पेयर वो सब के बारे में पढ़ लिया है। ओके, लीनियर पेयर क्या होंगे? 5 + 6 180, 4 + 3 180, 1 + 2 180, 1 + 4 180, 2 + 3 180। लीनियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180। अब ये एंगल जो है, एंगल 4 और एंगल 5, इसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट, एक दूसरे के आजू बाजू में है, तो इसको कौन सा एंगल कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स, या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो अगर कोई भी पैरेलल लाइन है तो उसके सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का सम क्या होता है? किसी भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड का सम कितना होता है? 180। ओके, कितना होगा सम? 180। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होगा? पैरेलल है तो 180। क्यों? ये 90 होगा, ये 90 होगा। चलो वो तो आगे देखेंगे हम आगे के टॉपिक्स में, बट इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एंगल्स के नाम। ओके, ताकि हमको अगर ये क्लियर है तो हम आगे सॉल्व करने में हमको ईजी रहेगा। फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ओके, अब बोला इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन द ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऐसा बोला कि प्रूव करना है आपको कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कौन से हैं? इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। बोला कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है, ये और ये, तो प्रूव करो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, आराम से प्रूव कर सकते हैं। कैसे इक्वल प्रूव करेंगे हम? पैरेलल लाइन है, ओके, तो पैरेलल लाइन होती है तो क्या बोला मैंने कि इन दोनों का सम, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का सम क्या होगा? 180 होगा, राइट? होगा ना सम 180। ठीक है, मैं चलो एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो करके दिखाता हूँ, नाम दे देता हूँ पहले। हाँ बेटा, तो एंगल 1 एंगल 2, ये भी एंगल 2 होगा, इसको भी एक एंगल बना देते हैं यहाँ पे, एंगल 3 एंगल 4। तो वी ऑल नो दैट एंगल 1, इफ़ टू पैरेलल लाइंस, कोई भी दो पैरेलल लाइन है तो उसके को इंटीरियर एंगल्स, इनको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180। रीज़न क्या होगा इसका? रीज़न क्या लिखोगे? को इंटीरियर एंगल्स। वाई एंगल 1 + 3 इज 180? बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन के को इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, अब 1 + 3 = 180 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे? दूसरी चीज़, एंगल 4 + एंगल 3 = 180 होगा। इसका रीज़न क्या होगा बेटा? सोचो, 4 + 3 का 180 का रीज़न क्या होगा? लीनियर पेयर। ओके, अब दोनों इक्वेशन किसके इक्वल हैं? 180 के। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, तो 1 + 3 is equals to excuse me 1 + 3 = 4 + 3। 3 दोनों साइड कॉमन है, कट गया, क्या बचा? 1 = 4 आ गया, 1 = 4। यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड।
ठीक है, तो ये प्रूविंग वगैरह हमने लास्ट क्लास में सीख लिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एग्जाम्पल देखने हैं, वैल्यू कैसे फाइंड करना है वो हमको मेनली देखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ओके, लेट्स सी दैट किस तरह से एग्जाम्पल्स एंड ऑल हम देख सकते हैं, ओके, हाउ दे कैन बी सॉल्व। चलो वो देखते हैं। सो ये एक डायग्राम गिवन है इन फिगर 6.24, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड एम एक्स क्यू इज 135, एंगल एम वाई आर इज 40, ओके। तो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है एम वाई आर कहाँ पे है, एम वाई आर 40 है, ओके, एम एक्स क्यू 135 है। फाइंड एक्स वाई एम, एक्स वाई एम फाइंड करना है, मतलब ये वाला फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए कई कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, विल डू अ कंस्ट्रक्शन। आप ये एक चीज़ कर सकते हो, एक ऑप्शन होता है ज्योमेट्रिकल चैप्टर्स में कंस्ट्रक्ट करने का, कंस्ट्रक्ट लाइन ए बी। हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन, वो ध्यान देना, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, यू विल बी राइटिंग हियर, जैसे हम लिख रहे थे गिवन, तो यहाँ पे गिवन लिखोगे, गिवन के बाद क्या लिखोगे, आपको टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, एंड उसके बाद लिखोगे कंस्ट्रक्शन, क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्ट क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ए बी बना रहे हैं जो किसके पैरेलल है, पी क्यू एंड आर एस के, ओके। और पी क्यू और आर एस एक दूसरे से पैरेलल तो है ही, ओके, ठीक है। मैं हिंट दूंगा, सिर्फ आपको समझना है। अब ये पैरेलल हो गया, तो ये दो पैरेलल लाइन है और एक्स एम एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, 180। एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, 180। तो मिल जाएगा आपको एंगल 2, कैसे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180, और 180 में से 135 को माइनस कर दो तो एंगल 2 मिल गया, तो आपको एंगल 2 मिल गया। फिर सिमिलरली ए बी इज पैरेलल टू आर एस, लिखना पड़ेगा ए बी इज पैरेलल टू आर एस, देयरफॉर एंगल, ये आपका एंगल जो ये, इसका नाम दे दो 3, इसका नाम दे दो 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 4 आपको कितना मिल गया, 40, ये कितना मिल गया, 40, और इसको आप 180 में से 130 माइनस करोगे तो 135 माइनस करोगे तो 45 हुआ। बस दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि एंगल एक्स एम वाई क्या है, एंगल 2 प्लस, देयरफॉर आप लिखो, देयरफॉर एंगल एक्स एम वाई इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, दैट इज 45 प्लस 40, ओके, दैट इज 85। चलो चेक कर लेते हैं क्या किया है इन्होंने भी यही किया है। देखो दोनों ए बी इज पैरेलल टू आर एस है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, 180 लिखा है। देखो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। रीजन लिखना पड़ेगा बेटा, ये याद रखना, रीजन लिखे बिना काम नहीं चलेगा, ओके। देन क्यू एक्स एम 135 आ गया, ओके, हमारे पास गिवन है, तो माइनस करोगे तो एक्स एम बी, इन्होंने एंगल को नंबर की जगह पे नाम दिया है, 45 आ गया। फिर लिखा है अल्टरनेटिव एंगल्स की वजह से बी एम वाई आर दोनों इक्वल है, मैच कर लो अपने डायग्राम से, तो ये कितना आ गया 40, या फिर दोनों को मिला के एक्स एम वाई मिल गया, ओके, क्लियर। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। ये एक प्रूव वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हम बाद में करते हैं, प्रूविंग वाला अच्छा क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, ओके, क्लियर। अब आते हैं हम हमारे एक्सरसाइज पे, ये एग्जाम्पल भी वो फाइंड करने वाला है, तो ट्राइड बाय योर ओन एग्जाम्पल। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। तो हम लिख देंगे गिवन क्या है, टू फाइंड क्या करना है, तो हमको एक्स और वाई फाइंड करना है बेटा। तो आप खुद दिमाग लगाओ कैसे करोगे, कैसे कर सकते हो। बहुत लोग क्या सोचेंगे, सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मैं नाम देता हूँ एंगल 1 एंगल 2, ओके, एंगल 3 एंगल 4। तो बोला सर एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर है, तो 180 माइनस करके 50 में से x मिल जाएगा, श्योर मिल जाएगा, ओके, ठीक है, वो मिल जाएगा। फिर एंगल x और एंगल y क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो जो x होगा वही y होगा, ओके, तो भी हो गया, मतलब ये आ गया आपका आंसर। बट मैं क्या बोलता हूँ, एक बहुत सिंपल सा मेथड है, देखो मैं लिख सकता हूँ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, रीज़न क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल होंगे, मतलब क्या होगा, एंगल 4 कितना है हमारा 130 और एंगल 3 क्या है y, तो मिल गया, y की वैल्यू कितनी मिल गई 3। फिर लिखेंगे देयरफॉर, ओके, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, रीज़न क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 2 एंगल कितना हुआ, एंगल आपका
वाई 3 एंगल कितना है 130, तो दैट इज इक्वल्स टू लिख दो एंगल 2 एक्स इक्वल्स टू 130। मिल गया, हो गया, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, प्लीज़ ट्राई। देन अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा बहुत ध्यान देना है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको किस तरह से करना है कि स्टेप वाइज जाने देना है। मैं दिखाता हूँ किस तरह से कर सकते हो। सेम गिवन टू फाइंड लिख दो। आपको गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई है, मतलब ये तीनों एक दूसरे से इक्वल हैं, पैरेलल है। बोला कि इफ y इज इन रेशियो विद z, y और z रेशियो में है तो 3:7 है। तो अब तुम्हारा दिमाग कहेगा यार y और z में तो कोई रिलेशन नहीं है, बट है। क्यों? देखो y और z, ठीक है, आप देखो y इज इन रेशियो टू z, y और z रेशियो में है, तो हमें एक्चुअली क्या होगा, अगर मेरे पास ये एंगल होता, मैंने जो मार्क किया है, ओके, अगर वो एंगल होता तो मैं कोई इंटर एंगल लगा पाता, बट है ही ना, ये एंगल और ये एंगल कितना होगा y। पहले नाम दे दो, नंबर दे दो, नंबर 1, ठीक है, इसको दे दो 2, 3 और इस x वाले को दे दो 4, ठीक है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू y, ओके, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। देयरफॉर एंगल y क्या मान लेंगे 3x, एंगल z क्या मान लेंगे 7x, क्या मान लेंगे, एंगल y इक्वल्स टू 3x, या कुछ और मान लो चलो, क्योंकि x फाइंड करना है, 3p 7p लिख देंगे। लेट एंगल y इक्वल्स टू 3p एंड लेट एंगल z इक्वल्स टू 7p। कहाँ से मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये रेशियो से। तो अब क्या करेंगे, हमको पता है कि एंगल y प्लस एंगल z क्या है, को इंटर एंगल, तो मैं लिख दूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180। रीजन क्या लिखूंगा बेटा, को इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो एंगल 2 मेरा क्या है 3p प्लस 7p इक्वल्स टू 180, ओके, क्लियर। 3p प्लस 7p इक्वल्स टू 180, टोटल क्या हो गया 10p इक्वल्स टू 180। अब मैं उस तरफ ले जाऊं डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, ठीक है, मैं उस तरफ ले जाऊं तो 10p इक्वल्स टू 180 है, तो p इक्वल्स टू 180 बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 18। तो p की वैल्यू 18 मिल गई, ओके। तो y की वैल्यू कितनी होगी, ओके, y की वैल्यू कितनी होगी, और z की, y की वैल्यू होगी 3 इंटू 18 और z की वैल्यू कितनी होगी 7 इंटू 18। अब जो भी 7 का आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, x के। क्यों, x और z कौन सा पेयर है, अल्टरनेट। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख दोगे, एंगल x का जो भी नाम दे दो, नंबर जो भी दिया था हमने, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू जो भी आता है 7 इंटू 18 कर दोगे, तो आपका लेट्स से 7 इंटू 18 जो आया, ओके, इक्वल्स टू x। क्यों, 1 और 4 इक्वल है, तो z का जो आंसर आएगा वही एक आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आप खुद से ट्राई करेंगे। इसमें भी एंगल फाइंड करना है, वैल्यूज़, ओके। एंड आपको जो भी डाउट होगा प्लीज़ आप मुझे जूम लेक्चर पे ज़रूर डाउट पूछिए, ओके। आपको बस ये 3 क्वेश्चन करना है, इसमें भी एंगल की जो है आपको, इसमें आपको एंगल के जो है वैल्यूज़ ही फाइंड करने हैं, ओके। तो उसको इतना मतलब कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, एंगल की वैल्यू को ही आपको फाइंड करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से सोच के कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। खाली आपको क्या ध्यान देना है बेटा कि कौन से नंबर की, कौन से नेम की बात हो रही है, ओके। सेम इसमें तो 4th क्वेश्चन में हिंट दिया है कि आपको एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो ऐसे, ओके, ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है कंस्ट्रक्शन, ओके। ये हिंट बोला है कि एस टी के पैरेलल एक रार के थ्रू लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके बाद सॉल्व करना है। तो इसको ऐसा ड्रॉ करके सॉल्व करो, फिर भी अगर डाउट रहेगा तो मैं बता दूंगा, ओके। और 5th क्वेश्चन तो काफ़ी बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके। ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, एंगल वाला क्वेश्चन है, ऐसा हमने ऑलरेडी 8th में किया है, ओके। और ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है प्रूव वाला, वो हम बाद में देखेंगे, ओके। मैं आपको प्रूव का क्वेश्चन करा दूंगा, बट इसके साथ ये 5 क्वेश्चन के साथ हमारी जो है एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। बट प्लीज़ सॉल्व, मैं एक चीज़ कह दूँ, आपको एक एग्जाम्पल करना है, और थ्योरी में
जो चीज़ें मैंने बोली वो लिखनी है। ओके, सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, तो हमारे जो एक ये क्वेश्चन बच जाता है और एक लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैं आपको करा दूंगा बाद में। अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ ये एक एक्सरसाइज हमें आने वाले लेक्चर्स में हम देख लेंगे, ठीक है। बट यहाँ तक काम खत्म करना है, क्यों? जियोमेट्री इज नॉट, आई हैव ऑलवेज said this thing, geometry is not a very easy topic, okay, but you can do it fine. So let's meet in the next lecture. Till then, stay at home. Thank you and have a nice day.